एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में दो तरह के विस्फोटक के सैंपल मिले हैं। एक सैंपल अमोनियम नाइट्रेट जैसा है और दूसरा सैंपल कहा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट से भी घातक है। जांच के बाद पता चलेगा कि दूसरा विस्फोटक क्या था। एफएसएल की टीम को दो जिंदा कारतूस भी मिले हैं। यह बड़ी खबर आ रही है, यानी दो तरह के विस्फोटक मिलने की बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। एक तो अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा उससे भी घातक बताया जा रहा है। इतनी बड़ी प्लानिंग अगर एक ब्लास्ट पर रुक गई तो क्या इसे कंप्लीट फेलियर कहा जा सकता है? यह आज की डेट में एक सवाल है, क्योंकि जितना अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ उससे तो बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था, कई जगह विस्फोट हो सकता था। कई लोग कह रहे हैं कि इतना विस्फोटक आ कैसे गया 2900 किलो। उन लोगों को पहले समझना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट होता क्या है। अमोनियम नाइट्रेट अकेले विस्फोटक नहीं हो सकता बॉस। अमोनियम नाइट्रेट में ईंधन मिलाकर उसे विनाशकारी बनाया जाता है, तब उससे धमाका होता है। इसे ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कहते हैं। इसका इस्तेमाल माइनिंग और सिविल ब्लास्ट के लिए होता है, क्योंकि यह सस्ता होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कई बार इनका इस्तेमाल इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IEDs के तौर पर भी हुआ है। दुनिया भर में आतंकी धमाकों के लिए इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1 किलो TNT जितना धमाका हो सकता है। यानी 4 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 4 मीटर या 13 फीट की रेंज में भारी तबाही मच सकती है। इसके धमाके के रेंज में अगर कोई रहेगा तो उसकी मौत लगभग तय होती है। किसी बिल्डिंग में इतने अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट किया जाए तो बिल्डिंग टूट जाएगी। फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से करीब 725 1-1 किलो के TNT बम बन सकते थे। यानी 725 लोकेशंस पर 1-1 किलो के TNT ब्लास्ट किए जा सकते थे। एक ब्रह्मोस मिसाइल में करीब 450 किलो TNT के ब्लास्ट की पावर होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक हो सकता था। जबकि फरीदाबाद में करीब 725 किलो TNT ब्लास्ट का सामान मौजूद था। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतना अमोनियम नाइट्रेट कैसे, अरे भाई अमोनियम नाइट्रेट अकेले विस्फोटक नहीं होता है, उससे खाद भी बनती है। तो अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। उसको धीरे धीरे इधर उधर से इकट्ठा किया, साथ में चीजें जो मिलाई गई वो भी कोई ऐसे नहीं है कि अचानक से आपको मिल नहीं सकती। चूंकि RDX, ये भी सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है कि RDX अब हर शहर में पहले जैसे पहुंचा दिया, वैसा आसान नहीं रहा। तो अब ये लोग इस तरीके से बम तैयार कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि दुनिया में कई जगह आतंकियों ने अमोनियम नाइट्रेट की मदद से ही धमाके किए हैं। 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा सिटी में आतंकी हमले में 168 लोगों की जान गई थी। 2200 किलो अमोनियम नाइट्रेट से बने बम ने पूरी इमारत तबाह कर दी। साल 2002 में इंडोनेशिया के बाली में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 202 लोग मरे थे। यहां भी अमोनियम नाइट्रेट से भरी वैन में धमाका हुआ था। जुलाई 2011 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुए थे, इसमें 18 लोगों की जान गई थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। आप यह भी देखिए कि भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कितने आतंकी हमलों को नाकाम किया है। भाई 20 मई को पंजाब में एनकाउंटर से BKI मॉड्यूल को नाकाम किया गया। 11 जुलाई को पुंछ में आतंकियों के छिपने के ठिकाने को उड़ाया गया। 20 जुलाई को पंजाब में BKL के 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 24 जुलाई को गुजरात यूपी में अल कायदा IS का मॉड्यूल खत्म किया गया। 12 अगस्त को पंजाब राजस्थान में ISI समर्थित टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। 20 अगस्त पंजाब में BKL बिश्नोई नेक्सस का खुलासा हुआ। 27 अगस्त को NIA ने अबू तालिब को गिरफ्तार किया। 2 सितंबर जैश के हमले नाकाम किए गए। 11 सितंबर को 5 राज्यों में पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल खत्म किया गया। 9 अक्टूबर को पंजाब से 2.5 किलो IED पकड़ा गया। 13 अक्टूबर को 3 राज्यों में जैश का कट्टरपंथी मॉड्यूल खत्म किया गया। 15 अक्टूबर पंजाब में सीमा पार से आने वाले ड्रग और हथियार का रैकेट खत्म किया गया। 24 अक्टूबर को दिल्ली से 2 फिदाइन ट्रेनर पकड़े गए। 27 अक्टूबर दिल्ली में ISIS का मॉड्यूल खत्म किया गया। 28 अक्टूबर को महाराष्ट्र में डिजिटल रिक्रूटमेंट रैकेट खत्म किया गया। 7 नवंबर को राजस्थान में TTP से लिंक नेटवर्क खत्म हुआ। 9 नवंबर को गुजरात यूपी में पाकिस्तानी ड्रोन लिंक का खुलासा हुआ। 10 नवंबर को फरीदाबाद से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। गुजरात में एक व्यक्ति पकड़ा गया। अब चूंकि इन सारे केसेस में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, धमाके नहीं हुए, तो हम पूछते हैं कि सुरक्षा एजेंसीज क्या कर रही हैं? वो ये कर रही हैं, वरना ये घटनाएं भी होती। इस तरह से देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक करीब 22 आतंकी हमलों को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया है। आतंकियों की लगातार धरपकड़ हो रही है, टेरर मॉड्यूल खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है
कि क्या अभी और आतंकी बचे हुए हैं, इसलिए थोड़ा एहतियात बरतिए। आप लोग भी कहीं निकलिए तो सुरक्षित और सचेत रहिए। लेकिन दिल्ली में हुए ब्लास्ट का फरीदाबाद से कनेक्शन गहरा होता जा रहा है और इसी वजह से यह चर्चा हो रही है कि क्या इस ब्लास्ट का टारगेट बागेश्वर बाबा थे, क्योंकि बागेश्वर बाबा भी फिलहाल हरियाणा में ही हैं, वहां पदयात्रा निकाल रहे हैं। सारा सामान फरीदाबाद यानी हरियाणा में पकड़ा गया। 8 नवंबर को बागेश्वर बाबा फरीदाबाद में ही थे, जहां से उनकी पदयात्रा बल्लभगढ़ होते हुए पलवल पहुंची। बागेश्वर बाबा की यात्रा में सनातन एकता की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इससे भी कई लोगों को दिक्कत होती है। सवाल उठ रहा है कि क्या बागेश्वर बाबा की यात्रा को टारगेट करके माहौल खराब करने की साजिश हो सकती है क्या? दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन के मामले में फरीदाबाद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी और फरीदाबाद के पास ही बागेश्वर बाबा की पदयात्रा, क्या यह संयोग है या टारगेट थे बागेश्वर बाबा? यह सवाल उठ रहा है। सुनिए एक बार बागेश्वर बाबा। बात है कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। जांच आगे चल रही है, उस पर एक एक डिटेल आपको देंगे। कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी उसमें क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार दुनिया को भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने का डर सता रहा है। सबको पता है कि भारत छोड़ेगा नहीं। अलग अलग देश अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान पर फिर जो है वो अटैक ना कर दे। जैसे यूके ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है उसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा ही मत करो। जम्मू कश्मीर और मणिपुर की यात्रा नहीं करने की भी एडवाइजरी जारी की गई। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम बता रही हैं कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान को मारना है तो सबूत लगेंगे। और वो सबूत क्या है, जांच में क्या खुलासा हुआ, अगला चैप्टर देखिए। दिल्ली धमाकों के लिए इतना विस्फोटक कहां से आया, सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर। दिल्ली धमाके की जांच की एक एक डिटेल और वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको पूरा सच बताएगी, अब वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिमाग के तार हिला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। नए सबूत, नए वीडियो सबको हैरान कर रहे हैं। इस केस की जांच में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब उस i20 कार का वीडियो मिल गया जिस कार में विस्फोटक था। ये वो कार है और ये वो शख्स। आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में i20 कार दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही। धमाके वाली कार जब पार्किंग में जा रही है तो उसमें कुछ लोग भी बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में तो साफ नहीं हो पाया कि कार में कौन था। इसके बाद पार्किंग से कार के एग्जिट होने का भी वीडियो मिला। यह कार शाम 6:23 पर वहां से निकलती है। उस वक्त ड्राइवर ने जब पैसे देने के लिए हाथ बाहर निकाला तो उसका चेहरा नजर आता है। जो आदमी इस कार को चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया गया है और उस वक्त उस कार में और कोई नहीं दिख रहा है। कार के ड्राइवर की शक्ल इससे मेल खाती दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। कार सवार जिसकी मौत हुई उसका डीएनए टेस्ट पुलिस करवाने जा रही है, जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर ही सवार था या नहीं था। यह कार धमाके से पहले कई और इलाके में दिखी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये देखिए इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ ड्राइवर दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच टीमों को यह कार दरियागंज, लाल किला क्षेत्र, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद इलाके में भी दिखाई दी थी।